तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले कुछ दिनों से एक सस्पेंस था। तालिबान का एक नेता जो अभी मिनिस्टर भी, मुल्ला बिरादर की मारा गया, मार डाला गया और कई दिनों से सामने भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब तस्वीर सामने आई, एक वीडियो जारी किया और मुल्ला बिरादर ने बयान दिया कि देखो भाई, मैं ज़िंदा हूँ और जहाँ पे था वहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब ज़िंदा होने की बात तो सामने आ गई, लेकिन अब खबर ये भी आ रही कि तालिबान में अंदर अंदर अपने आप ही लड़ाई हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करना अलग चीज़ होती है, सरकार चलाना अलग। तालिबान के अलग अलग गुट, अब मुल्ला बिरादर और सुना हक्कानी गुट में ही लड़ाई हो गई है। तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। अभी जुमा 8 दिन तो सरकार बने हुई है और अभी से ये जिंदा मुर्दा का खेल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। और इन सबको देखकर अफगानिस्तान की जनता पे अफसोस आता है, क्योंकि झेलना उन्हें ही है। कैसी सरकार उन्हें मिलेगी ये सब कुछ। वहाँ बैंक बंद हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, घर के ज़रूरी सामान बेचकर गुजारा करने को मजबूर हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। लोग अपने घर की बेसिक जो चीज़ें हैं उसको बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं। पराने पौने में भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर हालात बड़े बुरे हैं। तो हो गया अपडेट अफ़गानिस्तान का। अब आज की कहानी पर आते हैं। दृश्यम मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और मैं जब भी थोड़ा सा टाइम फ्री होता है और थोड़ा रिलैक्स करने का मूड होता है तो मैं दृश्यम को अलग अलग किस्तों में ज़रूर देख लेता हूँ घर पे। और मुझे दोनों पार्ट, हालांकि दूसरी पार्ट अभी हिंदी में नहीं आई है, मैंने उसको जो मलयालम है शायद उसी में मैंने देखी है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपको कहानी समझ में आ जाती कि क्या कुछ है। तो जैसा पार्ट 1 था दृश्यम, वैसा ही पार्ट 2 है। बहुत अच्छी फिल्म। अब सुना है कि उसको हिंदी में भी बनाया जा रहा है, अजय देवगन उसमें होंगे। दृश्यम की कहानी अपने आप में चौंकाने वाली कहानी थी। कैसे एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथों एक क्राइम होता है और उसके बाद ये नहीं कि वो पहले सोच समझ के क्राइम करता है, हो जाने के बाद हालात ऐसे थे, फिर वो अपने जुर्म को छुपाता है और उसके लिए एक एक चीज़, एक एक स्टेप कैसे उठाना है उसकी तैयारी करता है। कब पुलिस से क्या बोलना है, उसे क्या बोलना है, उसकी पत्नी को क्या बोलना है, बेटियों को क्या बोलना है, कब कहाँ पे उसको अपने आप को दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, जब पुलिस टॉर्चर करे तो कैसे हैंडल करना है। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई। हालांकि मनी हाइस्ट में भी अगर आप देखें तो जो प्रोफेसर का किरदार है वो भी लगभग यही है कि कैसे चोरी होती है, लेकिन उस चोरी के दौरान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ का हल होता है प्रोफेसर के पास। तो कहीं ना कहीं वो झलक दृश्यम की है। और इसी दृश्यम का बहुत सारे क्रिमिनल माइंड लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। वक्त वक्त पर ऐसी कितनी कहानियाँ आई जिसमें दृश्यम का हवाला दिया गया। पता चला दृश्यम से ही आइडिया आया और फिर लोगों ने क्राइम किया। आज की कहानी भी दृश्यम से इंस्पायर्ड एक क्रिमिनल की कहानी है। इस शख्स ने भी दृश्यम कई कई बार देखी और इसी दृश्यम को देखने के बाद उसने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी एक कत्ल को छुपाने की। लेकिन एक गलती और भांडा फूट गया, और उसने गलती भी ऐसी की जो शुरुआती गलती थी। ये कहानी है झांसी की। झांसी में एक जगह है गुरसराय। गुरसराय पुलिस स्टेशन के इलाके में एक शख्स रहता है और उसका नाम है अमित शुक्ला। पेशे से ये एक बिजनेसमैन है, बीड़ी का बिजनेस करता है, बीड़ी सप्लाई करता है होलसेल में। और इस इलाके में काफ़ी बीड़ी की डिमांड है, यूपी, बिहार, बाकी जगह पे। तो गाँव में आमतौर पे लोग सिगरेट से ज़्यादा बीड़ी ही पीते हैं। तो इसका अच्छा खासा अपना धंधा, अच्छा खासा बिजनेस अमित शुक्ला का। अमित शुक्ला की शादी होती है, उससे एक बेटी होती है, लेकिन कुछ वक्त बाद पत्नी की मौत हो जाती है। अब एक बेटी, उसको परवरिश उसकी, उसको पालना पोसना। अमित के घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हारे अभी उम्र नहीं है, बेटी भी छोटी है, इसको एक माँ की ज़रूरत है, तुम शादी कर लो दूसरी। अमित अपने घर वालों के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। अब दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन अब दूसरी पत्नी के आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। दूसरी माँ अपने बेटे को तो बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी सौतेली बेटी के साथ नफरत भरा व्यवहार करती है, यहाँ तक कि मारना, पीटना, खाना न देना। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। इस साल अमित शुक्ला की बड़ी बेटी करीब 12 साल की हो गई थी और उसका बेटा 6-7 साल का। लेकिन दोनों जब बाहर निकलते तो देखने वाले पहचान लेते देखकर, बेटा ठीक ठाक सेहतमंद और बेटी बेहद कमज़ोर। पड़ोसियों को भी पता था कि ऐसा क्यों है। सौतेली माँ होने के नाते उसे नफरत थी उस बेटी से,
और वो उसे बहुत मारती पीटती, खाना भी नहीं देती। ऐसी कहानियाँ तो बहुत सारी हम लोग जानते हैं कि जब सौतेली माँ के कितने जुल्म की कहानियाँ हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारी जिसमें सौतेली माँ ने अपने सौतेले बच्चों को सगी माँ से ज़्यादा प्यार दिया, वो भी एक कहानी का रूप है। तो यहाँ पे ये बात नहीं थी। अमित शुक्ला की पहली बेटी के साथ उसकी सौतेली माँ लगातार जुल्म ढा रही थी। इस वजह से अब डेली घर में झगड़ा होने लगा। बात यहाँ तक आ गई कि अमित शुक्ला की दूसरी पत्नी ने एक दिन कहा कि अब तुम्हें या तो अपनी बेटी और पत्नी इनमें से किसी एक को चुनना है, और इसको लेके डेली झगड़ा होने लगा। उसने कहा इस जो बेटी है तुम्हारी, इसको इसके मायके भेज दो, इसके मामा नानी नाना के पास, ये हमारे घर में नहीं रहेगी। अब बाप था, वो चाहता था कि कैसे भेजें, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा जारी रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 25 अगस्त 2021, महीने भर पुरानी बात है। एक रोज़ दोपहर को काम से अपने अमित शुक्ला घर लौटता है। जो दूसरी बीवी है और उसका बेटा, वो 2-4 दिन पहले ही अपने मायके चले गए थे। खुद अमित शुक्ला उनको छोड़ कर आया था। अब घर में सिर्फ बेटी थी अमित की। तो अमित शुक्ला दोपहर को घर लौटता है, 25 अगस्त को घर के अंदर लौटता है, घर के अंदर दाखिल होता है। थोड़ी देर के बाद चीखता हुआ बाहर आता है। पड़ोसी उसके चीख सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो बताता है कि अंदर मेरी बेटी लहूलुहान पड़ी है, शायद किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े तितर बितर है, घर के सामान बिखरे पड़े। पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, उठाकर उसकी बेटी को नज़दीक के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर देखने के बाद उसे मुर्दा करार देते हैं। अमित की 12 साल की बेटी की मौत हो चुकी थी। अब इस मौत के बाद पुलिस तक बात जाती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, FIR लिखती है। अमित के कहने पर तफ्तीश करती है। डॉग स्क्वाड के लेकर घर पे पहुंचती है कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन पुलिस का डॉग स्क्वाड भी घर में आने के बाद कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं सूंघता या पाता है जिससे वो आगे तक ले जा सके पुलिस को, कोई क्लू, कोई सुराग दे सके। तो कुछ सुराग हाथ आता नहीं। इधर पोस्टमार्टम हो जाता है। अब पुलिस के हाथ खाली। कत्ल क्यों, कातिल कौन, नहीं मालूम। अमित शुक्ला बार बार लेकिन यही कह रहा है कि उसकी बेटी के साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और शायद उसने विरोध किया तो उसने उसको मार डाला। अब एक लड़की के साथ, 12 साल की उम्र की बच्ची के साथ इस तरह से मर्डर हुआ, रेप की शक जताया गया। लोगों का गुस्सा भी था और यूपी में इस तरह के बड़े हाल में क्राइम हुए थे, तो और भी ये मामला भड़क रहा था। झांसी पुलिस को लगा कि इस मामले की तफ्तीश सीरियसली करनी चाहिए। अब झांसी पुलिस के जो SP थे, उन्होंने कहा इस मामले की तस्वीर में IPS शिवहरी मीना, इन्होंने इस पूरे मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया और फिर ज़हीन दिमाग अफसरों की टीम लगाई। तो पहली चीज़ बयान में सामने आई वो ये था कि किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और शायद इसलिए मार डाला। कपड़े जिस्म पे पूरे सलीके से नहीं थे, लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी देखी गई तो पता चला कि उसमें कहीं चोट के निशान नहीं है। तो सवाल यह कि कपड़े आधे अगर उतारे गए या फाड़े गए तो कहीं पे खरोच के, किसी और चीज़ के निशान होने चाहिए थे। कोई ऐसा निशान था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये शायद एक बनावटी सीन तैयार किया गया। अब यहाँ से फिर मामले की जांच हुई कि कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, सब पे नज़र रखी जाने लगी। कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान SSP साहब ने उस FIR को केस के तौर पर, जांच के तौर पर पढ़ना शुरू किया, जो FIR अमित शुक्ला ने लिखाया था पहली बार अपनी बेटी की मौत के बाद। आप सभी जानते हैं FIR किसी भी क्राइम की पहली बुनियाद होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR वो कानूनी दस्तावेज़ होता है कि जो एक बार दर्ज हो गई, अगर FIR लिख ली गई तो इसका मतलब है कि एक मुकदमा जन्म ले चुका। FIR का मतलब ये हुआ कि एक बार पुलिस ने FIR लिखी है तो फिर ये FIR क्वैश नहीं हो सकता है, इसको फाड़ा नहीं जा सकता है, इसको फाइल में दबाया नहीं जा सकता। अब इसका अंजाम अदालत में ही होगा। तो हर FIR एक मुकदमे की शुरुआत होती है और कानूनी भाषा में कहें तो किसी भी क्राइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली वो सारी जानकारी जो उस क्राइम से रिलेटेड हो वो उस FIR में लिखी जाती है। FIR लिखवाने वाला शख्स वो होता है जो पीड़ित होता है, जिसके साथ या जिसके लोगों के साथ या जिसके परिवार या जानने वालों के साथ कोई घटना घटती है। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई नहीं होता शिकायत करता, FIR लिखाने वाला। ऐसे में पुलिस को भी ये राइट है कि वो 0 FIR लिख सकती है। मतलब उसे, पुलिस को लगता है कि एक जुर्म है, सामने वाला इस पर आगे आकर कुछ लिखा नहीं रहा है, तो पुलिस इनिशिएटिव लेकर खुद अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो अमित शुक्ला की बेटी के बाद अमित शुक्ला पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR लिखाते हैं। उस FIR को कई बार पुलिस, खासतौर पर SSP पढ़ते हैं और उस FIR को पढ़ने के बाद पहली बार उनके दिमाग में आता है कि वो कातिल को खामखा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कातिल तो वो है जो घर में नहीं बल्कि खुद पुलिस स्टेशन में आकर FIR लिखा कर चला गया।
यानी जिसने एफआईआर लिखाया वही कातिल है, ये उनकी सोच थी। अब सवाल ये है कि ये सोच क्यों आई कि एफआईआर लिखाने वाला ही कातिल है, और एफआईआर लिखाने वाला ही कातिल है तो इसका मतलब है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि बाप है। एक बाप ने ही अपनी 12 साल की बेटी का कत्ल किया, पर क्यों? और एफआईआर में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे पुलिस को ये शक हुआ कि एफआईआर लिखाने वाला कातिल है? तो पहले उस एफआईआर की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो पॉइंट जो अमित शुक्ला ने पुलिस स्टेशन में लिखाई, मैं आपको उसको हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें से शक की गुंजाइश कहाँ से पैदा हुई। अमित शुक्ला ने जो एफआईआर लिखाया उसमें शुरुआत के सारी चीज़ों के बाद लाइन पे आते हैं कि 25 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे मैं अपने घर से निकला था। उस वक्त 12 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इसके बाद मैं सकुशल मौरानीपुर इनकम टैक्स के वकील देवेंद्र कुमार पिचपूरिया से मिलने गया। वकील साहब के पास लगभग 5 घंटे तक काम करवाया। इसके बाद मैं अपने पापा से मिलने अपने मूल निवास गया, अपने गांव, लेकिन पापा थे नहीं। तो फिर नगर पालिका के नीचे जय भारत प्रेस से 40 बिल बुक लेकर गुरसराय वापस लौटा। यहाँ जब आया तब यहाँ आने के बाद घर में दाखिल हुआ तो मुझे बेटी की हत्या के बारे में पता चला। अब सवाल ये है कि इस एफआईआर में ऐसी क्या चीज़ थी? एसएसपी साहब को एफआईआर पढ़ के लगा कि जिसने भी एफआईआर लिखवाई है उसने दृश्यम फिल्म ज़रूर देखी। अब सवाल ये है कि इस एफआईआर में जो इतनी आपको बेसिक लाइन बताई, वैसे लंबी चौड़ी एफआईआर, लेकिन इसी 5-6 लाइन में ही पहेली का जवाब है। तो एसएसपी साहब को लगा कि जिसने भी एफआईआर लिखा है उसने दृश्यम फिल्म देखी। और क्यों? एफआईआर की शुरुआती इन कुछ लाइनों से, पहली लाइन जिस पर गौर करने वाली बात कि मैं सकुशल मौरानीपुर इनकम टैक्स के दफ्तर पहुंचा। एफआईआर आमतौर पर जब क्राइम होता है उसके कुछ मिनट, कुछ घंटों के अंदर लिखाई जाती है। ये नहीं कि आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब तक आपका गम, आपके दुख दर्द थोड़े हल्के हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक शख्स जिसकी बेटी की लाश अभी मुर्दा घर में है, पुलिस स्टेशन में बैठकर एफआईआर लिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सकुशल वहाँ पहुँचा। तो एक तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता, सीधा वहाँ पहुँचा हो सकता है। दूसरा, मैं फलाने वकील से मिला। वकील का पूरा नाम देवेंद्र कुमार पिचपूरिया, अब वो देवेंद्र भी बोल सकता था। तीसरा कि 6:30 बजे निकला और 5 घंटे तक मैंने वकील से अपने काम कराया। उसने बाकायदा टाइम मेंशन किया। आमतौर पर लोग कहते हैं वहाँ गया कुछ घंटे लगे, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5, बट इसने सीधे सीधे एकदम स्पेसिफिक 5 घंटे लगा। फिर 5 घंटे बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ और अपने पिता से मिलने जाता हूँ। तो अब ये भी है कि ये घर गया होगा और पिता नहीं है। जब पिता नहीं मिले तो फिर मैं वहाँ से गया और मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में गया, वहाँ से बिल बुक छपवाए और मैंने वहाँ से 40 बिल बुक लिए। अब यहाँ पे भी टाइम लगा और वो टाइम भी मेंशन कर रहा है। और इसके बाद मैं घर लौटा तो बेटी की लाश पड़ी थी। अब कायदे से इस एफआईआर में शक पैदा किया गया, वो पहली चीज़ ये थी कि इस एफआईआर में वो अपनी बेटी के साथ हुए जुर्म, बेटी के कत्ल या उसके घर में क्या हुआ, इसकी जानकारी बहुत कम लिखा रहा है, 30%। उसने क्या किया, वो कब कब कहाँ था, किन किन से मिलने गया, क्या काम किया, कितनी देर रुका, ये उसने ज़्यादा लिखाया। तो अब सवाल ये हुआ कि आमतौर पर जब एफआईआर लिखाते हैं तो हम क्राइम के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि जब मैं सपोज़ यहाँ पे अगर है कि मैं निकला तो मेरी बेटी अकेली थी, माँ बाप, उसके माँ गई हुई थी, पिछले 2-3 दिन से वो ऐसी ही रहती थी। दिन में फिर वो अकेली रहती थी तो घर के अंदर होती थी या घर के पड़ोस में जाकर बच्चों से खेलती थी, उनके साथ रहती थी। मैं इतने बजे जाकर फिर लौट आता था, फिर मैं उसको खाना खिलाता था या जो भी करता था। पड़ोस में हमारे ये हैं जिनसे कभी उसका झगड़ा हुआ, मुझे कुछ शक है, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। उसका पूरे एफआईआर में ये है कि बेटी को मैं छोड़ के गया और मैं कब, कहाँ, किससे मिला, कितनी देर किसके पास रुका, किस किस के घर गया, कौन से प्रेस में गया, ये सारी डिटेल। तो यहीं पे शक पैदा हुआ कि इस शख्स ने दृश्यम देखी है, क्योंकि दृश्यम की कहानी ये है कि इसमें हीरो यानी मोहनलाल या फिर अजय देवगन, ये जब कत्ल होता है, ये जब गायब होता है वो लड़का, तब ये उस वक्त कहाँ थे। तो ये बताते हैं कि मैं उस वक्त गोवा में फिर एक आश्रम में गया, फिर वहाँ पे वो जो सारी चीज़ें हो रही थी, बाबा के सारे दर्शन किए, फिर फलाने गेस्ट हाउस में गया, होटल में रुका, वहाँ खाना खाया, इस बस से आया, इस बस के टिकट ये। तो ये सारी डिटेल वहाँ पे थी और यहाँ पे भी एक एफआईआर में यही सारी डिटेलिंग हो रही है। यहीं पे पुलिस को शक हो गया कि शख्स
अपने बारे में ज़्यादा डिफेंड कर रहा है कि मैं कहाँ था, ताकि ये साबित कर सके कि जब ये कत्ल हुआ तब ये घर पे नहीं था बल्कि ये कहीं और था। और इसने बाकायदा हर एक के नाम लिखा है ताकि वो लोग गवाही दे सके कि हाँ 25 अगस्त को ये इतने बजे मेरे पास आया, 5 घंटा रुका, फिर प्रेस किया, फिर घर गया, फिर उनसे मिला, फिर उनसे मिला। पुलिस को सीधे शक हो गया। पुलिस ने तय किया कि अमित शुक्ला को उठाओ। अमित शुक्ला को उठाया गया, थोड़ी सख्ती दी गई और अमित शुक्ला ने फिर ज़ुबान खोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने दृश्यम फिल्म देखी थी। फिर उसने कहानी बताई कि पहली बीवी की मौत के बाद बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी जो माँ थी उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि पत्नी और बेटी में से एक को चुनो। मैंने बेटी को नहीं चुना बल्कि बेटी को चुना। किसी को मार देते हैं, पत्नी के साथ रहूँगा। और इसी के बाद प्लानिंग के तहत दृश्यम फिल्म देखी लगातार। फिर माँ और बेटे को उसके मायके भेज दिया। अब बेटी अकेली थी। फिर उसके बाद 25 अगस्त की सुबह मैंने उसका कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद आनन फानन में तेज़ी से मैं वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे वो सारे टाइम दिखाने थे कि मैं कब कहाँ किसके पास था, ताकि गवाही हो सके तो वो लोग गवाही दे सकें। और इसीलिए पहले इसने चुना एक वकील से मिलने के लिए, क्योंकि वकील कानूनी दावपेच को ज़्यादा जानते हैं। तो ये दूर जाकर उस इनकम टैक्स के वकील के पास, कि उसके बिज़नेस के सिलसिले में कुछ चीज़ें थी, उसको पेपर बनवाना था। तो वकील 5 घंटा था, वो गवाही दे सकता है। बिल बुक वाले ने गवाही दी। जब ये घर गया तो इसके पिता नहीं थे, घर वालों ने बताया कि हाँ यह आया था, बाप नहीं थे। तो बोला ये सब इसलिए किया ताकि मैं मौका वारदात से अपने आप को कहीं और दिखाऊं और पुलिस उलझ कर रह जाए। ये उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया वो। और जो पुलिस है उसका ये कहना है कि अगर इसने एक नॉर्मल एफआईआर लिखाई होती तो शायद इस केस को सॉल्व करने में कुछ और वक्त लगता। लेकिन गलती इसने की कि पहली ही गलती कर दी, एफआईआर लिखाने की गलती। और एफआईआर में जो भाषा और जिस तरीके की कहानी लिखाई, वहीं पे इसके ऊपर शक हो गया। और दृश्यम अब फिल्म ऐसी है कि इत्तेफाक से जब ये एफआईआर लिखाई गई थी तो उसी पुलिस स्टेशन में झांसी के 2 ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने जब एफआईआर पढ़ी, उनके दिमाग में पहले ये शक आया था। एसएसपी साहब को बाद में आया, क्योंकि उन दोनों ने भी दृश्यम फिल्म देखी थी और वो आपस में बात कर रहे थे, यार ये तो इस तरीके से लिखा रहा है कि कब मैं कहाँ था, बेटी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो वहाँ से शक पनपना शुरू हुआ। तो एक एफआईआर लिखाने में गलती करने की वजह से एक कातिल पकड़ा गया। शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि आमतौर पे किसी एफआईआर से ही किसी को शक पैदा हो जाए, क्योंकि एफआईआर में बहुत बार सच्ची बातें, कई बार झूठी बातें भी लोग लिखाते हैं। लेकिन एफआईआर किसी के ऊपर शक डाल दे और एफआईआर ही उस केस को सुलझाने में मदद कर दे, एफआईआर की लाइन ही, ये ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। तो ये वो कहानी थी जिसने एक एफआईआर नहीं, एक कातिल का खुलासा कर दिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कोरोना के केसेस अभी भी हैं, तो कोरोना में भी अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूरत ना हो, ज़रूरी ना हो तो इधर उधर ना जाएं, लोगों से कम मिलें। वैक्सीन अगर नहीं लगाया तो वैक्सीन ज़रूर लगा लें। और हाँ, crimetech.in पे ज़रूर क्लिक करें, कहानी पढ़ें। अच्छी अच्छी आजकल कहानियाँ डाल रहे हैं बहुत। हमारे सुनील कुमार मौर्य हैं, लोकेंद्र है, फारूक माँ भैदर है, चिराग गोठी है। इसके अलावा क्राइम तक की जो अपनी पुरानी टीम है पूरी, चाहे वो दीपक हो या फिर वर्णिता हो, आसिम हो, नितांश हो, नित्शा हो या पूनम हो, तो सारे लोग कहानियाँ डाल रहे हैं। तो पढ़िए, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। क्लिक कीजिए crimetech.in पे। अपना ख्याल रखिए। तब मुलाकात होगी किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।